subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी प्लस में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह है वाक्य। ठीक है, वाक्य और वाक्यों के भेद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने और वीडियो नहीं देखी हैं तो इससे पहले और वीडियो भी यहाँ पर मैंने अपलोड की हुई हैं, जिसमें हमने कारक पढ़े हैं, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे सिलेबस के, उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ के सिलेबस से, वो हम मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तो उन्हें एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा किसी विचार एवं भाव को पूर्णतः व्यक्त करता हो, ठीक है, या कर सके, ऐसा सार्थक समूह कहलाता है वाक्य। ठीक है, शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसमें क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो ये एक सार्थक समूह है जिसमें कोई भी मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, राम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। ठीक है, तो ये एक वाक्य है जो एक सार्थक समूह बनाया गया है, जो अपने आप में क्या है, पूरा व्याकरणिक तौर पर शुद्ध है। आगे देखो, वाक्य के दो भेद होते हैं, दो अंग होते हैं, सॉरी भेद तो ज़्यादा होते हैं, अंग दो माने गए हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या अंग है इसके? एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अब उद्देश्य और विधेय में अंतर क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसके बारे में कहेंगे? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो वह कहलाता है, क्या कहलाएगा वह कहलाएगा उद्देश्य। ठीक, और वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वो कहलाएगा विधेय। अब देखो, उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर होता है? सिंपल सा देखो, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो किसके बारे में बात करेंगे हम? ऑब्वियसली वो कर्ता होगा, कोई ना कोई वाक्य में कर्ता होगा ना, किसी के बारे में हम बात करेंगे। और वाक्य में जब कोई कर्ता या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं के विषय में जो कुछ कहा जाए, उसके बढ़ाई में, उसके बारे में या उसकी अच्छाई में जो भी कुछ कहा जाएगा वह विधेय होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उद्देश्य, एक विधेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ध्यान रखना। उद्देश्य कैसे कहेंगे, विधेय कैसे कहेंगे? देखो यहाँ पर एक साधारण सा उदाहरण है, सो देखते हैं। मोहन दिल्ली में रहता है। मोहन तो उद्देश्य हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसके बारे में कह रहे हैं हम? वाक्य मोहन के बारे में कह रहे हैं, तो मोहन तो उद्देश्य हो गया। लेकिन विधेय क्या हुआ? दिल्ली में रहता है, ये विधेय है। कर्ता यानी कि मोहन के विषय में जो कुछ कह रहे हैं, तो मोहन के विषय में कह रहे हैं हम दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पर उद्देश्य हुआ कर्ता यानी कि मोहन, और विधेय हुआ वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा गया है, तो विधेय हुआ दिल्ली में रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये होते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के दो भेद बताए गए हैं, दो अंग हम कह सकते हैं। क्रिया और कर्ता के आधार पर इसको बांटा हमने। किसके आधार पर? कर्ता और क्रिया के आधार पर हमने इसके दो अलग अलग अंग बनाए हैं वाक्य के। ठीक है, एक विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है। चलिए, अब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से अर्थ के आधार पर भेद होते हैं वाक्य के। ठीक है, विधानवाचक होता है एक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक भी हम कह सकते हैं इनको सूचक वाक्य भी बोलते हैं, जैसे विधान सूचक, निषेधवाचक, इस प्रकार से तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक 3, चौथा हो गया विस्मयादिवाचक। ठीक, पांचवा हो गया आज्ञावाचक, छठा हो गया इच्छावाचक, और सातवां संकेतवाचक होता है, और आठवां होता है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हमने 8 भागों में डिवाइड किया हुआ है वाक्य को। सबसे पहले हम बात करते हैं विधान सूचक। ठीक है, या विधान सूचक या विधान वाचक एक ही बात है, इसकी हम बात करते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता द्वारा की गई क्रिया सामान्य रूप से हो, या ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी हमको प्राप्त हो, जैसे राम प्रातः काल सैर पर जाता है, इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, इस प्रकार से कर्ता द्वारा करी गई क्रिया सामान्य रूप से हो रही है। ठीक है, या हमें जानकारी उससे प्राप्त हो रही है, वो होता है विधान सूचक या विधानवाचक वाक्य। ठीक है,
अगला है निषेध सूचक या निषेधवाचक वाक्य। दूसरा नंबर का, क्रिया के पूर्ण होने का भाव ना हो, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के पूर्ण होने का भाव ना हो, मतलब क्रिया पूर्ण नहीं, निषेधवाचक, निषेध। ठीक है, इसमें हमारा जहाँ तक नहीं वाला वर्ड ज़्यादा यूज होगा। जैसे रमेश विद्यालय नहीं गया, तो क्रिया पूर्ण नहीं हो रही है, पूर्ण नहीं होने का भाव है कि क्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है, निषेध सूचक वाक्य हो गया। विद्यालय नहीं गया, गया होता तो पूरा हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से निषेधवाचक हो गया। तीसरा आता है आपका प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य आ गया। प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का अथवा उत्तर जानने का भाव हो उसके अंदर। ठीक है, प्रश्नवाचक हो गया। जैसे तुम कब जाओगे, भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा थे, राम कहाँ के राजा थे, इस प्रकार के जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो प्रश्नसूचक हो गया। ठीक है, इस प्रकार के। चौथा है आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, निवेदन, अनुमति आदि का भाव व्यक्त हो। जैसे आप कहाँ से चले, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तुम यह कार्य जल्दी जल्दी करो, तुम यह कार्य जल्दी जल्दी करो, आज्ञासूचक है। बैठ जाइए, बैठिए, शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, इस प्रकार का ना, कृपया शांति बनाइए रखिए, ये आज्ञासूचक हैं। ठीक है, आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना किया जाता है, अनुमति दी जाती है, इस प्रकार के जितने वाक्य हैं किस में आएंगे, आज्ञासूचक में। इसके बाद आता है पांचवा, ठीक, इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कैसा होगा, जब कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें कोई इच्छा या आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो। ठीक है, क्या हो, इच्छा हो, आकांक्षा हो, आशीर्वाद का भाव उत्पन्न हो, ऐसा वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, ईश्वर है ना सबका भला करे। तो इस प्रकार का क्या है, इच्छा सूचक, इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। ये इच्छा है किसी की और वो किसी को क्या दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हें तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम दीर्घायु हो, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं आशीर्वाद वाले, वो सब इच्छा सूचक। अगला है छठा वाला। छठा वाला है आपका संदेह सूचक। संदेह सूचक वाक्य, संदेह सूचक संदेहवाचक वाक्य जो होते हैं, जिन वाक्यों में कार्य पूरा होने का संदेह का भाव प्रकट, संदेह उत्पन्न हो, ऐसा वाक्य इसमें कार्य पूरा होगा या नहीं होगा उसका संदेह हो रहा है। जैसे शायद रात को बहुत वर्षा हो, शायद रात को, तो यहाँ पर शायद वर्ड यूज किया गया है। शायद कल हम मुंबई जाएंगे, शायद हम कल दिल्ली जाएंगे, शायद उसने काम कर लिया हो, है ना, या क्या उसने काम कर लिया, क्या वह वहाँ गया था, क्या वह वहाँ जाएगा। तो संदेह सूचक वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी क्रिया को कार्य पूरा करने में संदेह का भाव प्रकट हो। ठीक है, अगला होता है यहाँ पर सातवां है संकेत सूचक वाक्य। संकेत सूचक, किसी वाक्य में जब किसी शर्त या संकेत का भाव हो, है ना, वाक्य में किसी संकेत का भाव, किसी शर्त का भाव हो, तो ऐसे वाक्यों को हम संकेत सूचक कहते हैं। संकेत दे रहे हैं कि यदि परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, संकेत है। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, श्याम का मकान इसके बगल में है। तो ये क्या है, एक संकेत सूचक वाक्य है। हम किसी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि उसका घर उस जगह पर है, या हम संकेत कर रहे हैं कि यदि परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ये किसी के प्रति संकेत सूचक वाक्य है कि हम संकेत कर रहे हैं। ठीक है, अगला है आखिरी यानी कि आठवां, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक जो होता है, इसमें हमेशा विस्मयादिबोधक में ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर गहरे अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, या जिसमें ऐसे वाक्य में हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय आदि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, ये वाला चिन्ह लगता है ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं इसको।
इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जब कभी भी ऐसा लगता है। तो यहाँ पर कभी भी हमने शोक में कहा, घृणा में कहा, छी छी वो कितनी गंदी जगह है, ठीक है, तो ऐसे में भी हम यहाँ पर इस विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो घृणा, विषाद, आश्चर्य, भय, शोक, हर्ष, इस प्रकार के जहाँ पर वाक्य में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो, इस प्रकार के वाक्य हम पढ़ रहे हों, तो उसमें उस समय वह वाक्य क्या हो जाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाता है। तो इस प्रकार से वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर कितने बताए थे, यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 मैंने बताए। 8 विधानवाचक बताए, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, विस्मयादिबोधक जो मैं बता रहा हूँ, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इस प्रकार से 8 आपको मैंने यहाँ पर उसके भेद बताए थे, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएंगे। अब देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। और 3 कौन कौन से भेद होते हैं रचना के आधार पर, वो होते हैं आपके सरल वाक्य, साधारण सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, ठीक है। सॉरी। तो इसमें हम सबसे पहला वाला भेद सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने आपको पहले इसलिए बताया था विधेय और उद्देश्य क्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, ठीक है, एक करता हो और उसने एक ही कार्य किया हो, ठीक है, या उसके बारे में ही बात हो रही हो, तो वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, जैसे राम सेब खा रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण हम और सरल वाक्य के। उसने कहा मैं यह कार्य नहीं करूँगी। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैं यह कार्य नहीं करूँगी, एक वाक्य है, एक विधेय है, एक आपका उद्देश्य है। सच्चे व्यक्ति जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं, ये भी आपका जो है सरल वाक्य है। इसके बाद आता है सुरेश के स्टेशन पहुँचते ही गाड़ी चल पड़ी, ये भी सरल वाक्य है। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके काला पानी भेज दिया गया, ठीक है, तो ये आपका एक है, इसमें क्रांतिकारियों के बारे में बात हो रही है, एक ही उद्देश्य है, ठीक है। इसके अलावा कार्यक्रम समाप्त होते ही सब चले गए, ठीक है। काम के अधिक बढ़ जाने के कारण गांधी जी का साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगा। तो ये आपके सब क्या हैं, सरल वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वाक्य आपका बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये है सरल वाक्य, गांधी जी के बारे में बात हो रही है। बारिश के समय पर होने से फसल अच्छी होती। घर पहुंचकर उसने नाश्ता बनाया। मेरे बहुत बुलाने पर भी वह नहीं आया। गलती करने के कारण उसे सजा मिली। तो इस प्रकार के जितने भी ये वाक्य हैं, सरल वाक्य के उदाहरण थे। तो सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यह इसमें एक ही क्रिया होती है, एक से अधिक क्रिया नहीं होंगी। चलिए, अब आता है दूसरा वाला है संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। ये समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। अभी कौन से समुच्चय बोधक अवयव होते हैं, जैसे एवं, इसका पहचानने का तरीका है, जब कभी वाक्य आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानोगे, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब जुड़े होंगे, और किससे जुड़े होंगे, इन शब्दों से, बीच में शब्द आएंगे, एवं, और, अथवा, या, अथवा, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अन्यथा, अगर, अतएव, अतः, इसलिए, ये ऐसे वाक्य होते हैं ठीक है। ये 4 प्रकार के वाक्य, इनको भी हमने डिवाइड किया, जैसे कि इसको संयोजक वाक्य होते हैं, जैसे, ठीक है, कुछ इसमें आप विभाजक वाक्य होते हैं, जैसे अथवा, या, अथवा, ठीक है, ऐसे और होता संयोजक, 2 वाक्य को जोड़ता है। बट इतने डीप नहीं जाना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको संयुक्त वाक्य पहचान कैसे करनी है। संयुक्त वाक्य जब कभी कभी पूछा जाएगा आपसे कौन सा वाक्य है, तो उसमें बीच में आपको ये शब्द, ये अवयव हैं समुच्चय बोधक, ये आपको जरूर उसमें मिलेंगे, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अन्यथा, अगर, अतएव, अतः, इसलिए। जैसे गीता गई और सीता आई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर क्या है आपका संयोजक के रूप में इन दोनों को, इस सरल वाक्य और इस सरल वाक्य को किसने जोड़ रखा है, और ने।
जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं, गीता गई सीता आई, ये दो सरल वाक्य हैं और इसको एक समुच्चय बोधक और ने जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसके कुछ और भी उदाहरण हैं, वो हम देखते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं संयुक्त वाक्य के कुछ और उदाहरण हैं। तो दो या दो से अधिक वाक्य जो आपस में जुड़े होते हैं और उनमें कौन कौन से लगे होते हैं, जैसे कि आपका किंतु, परंतु, और, या, अथवा, है ना। इस प्रकार से रवि बीमार था इसलिए पार्टी में ना आ सका। देखिए, इसलिए आया इसमें। ठीक है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। दो वाक्य हो गए। उसने खाना खाया और आराम किया। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की परंतु ये आया कि परंतु वह नहीं आया। ठीक है, आकाश में बादल गरजे और बिजली चमकी। दो वाक्य हैं, बीच में और से जुड़े हुए हैं। वर्षा हुई और सभी प्राणी वर्षा का आनंद उठाने लगे। ठीक, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य, जब दो वाक्य परस्पर किसी चीज़ से जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में हम देखते हैं यहाँ पर दो या दो से अधिक क्या है, साधारण वाक्य जुड़े हुए, समुच्चय बोधक अवयव से, और, अथवा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अन्यथा, अगर, अतएव, अतः, इसलिए। ये सब हमने देखे थे उस समय। तो बहुत इसलिए बहुत आता है यहाँ पर, अगर आता है, अतएव आता है, मगर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ वाक्य हमने यहाँ पर देखे। अब हम बात करते हैं तीसरा मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य जो होता है, मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हो। यानी कि इसमें एक ऐसा वाक्य होगा जो प्रधान होगा और वह प्रधान वाक्य के ऊपर क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे और भी कुछ वाक्य उस पर आश्रित होंगे। पहले वाला दूसरे पर आश्रित होगा। देखिए कैसे, तो इसमें भी कुछ समुच्चय बोधक अवयव जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण, यद्यपि, तथापि, जो, तो, यदि, तो, भी, जब, तब, जैसा, वैसा, यानी, मानो कि, अर्थात, यहाँ तक कि, ताकि, जिससे, जिन्हें, जिनको, जिससे। जब यात्री बस पर बैठे तब बस चल पड़ी। तो यहाँ पर तब, जब, सब इस प्रकार के जो क्वेश्चन ये होते हैं, जब, तब, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, इस जब यात्री बस पर बैठे तब बस चल पड़ी, तो पहला वाला जो है, ठीक है, तो बस चल पड़ी जो है आपका, जब यात्री बैठे, तो एक दूसरे पर आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक के बिना दूसरा। जब यात्री बस पर बैठे तो ये कोई वाक्य नहीं है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तब बस चल पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य उपवाक्य हो तथा उस पर दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। चलिए, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, मिश्रित वाक्य के। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य के उदाहरण यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब एक वर्णी प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ पर गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर आप पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक उपवाक्य मिलेगा यहाँ पर। जब एक वर्णी प्रकाश की किरण किसी तरल ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, ये एक वाक्य है और इस पर उपवाक्य क्या है, गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है, उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला की स्थापना की जो बेंगलुरु में स्थित है। जब पंक शब्द घृणास्पद लगता है जबकि पंकज शब्द सुनते ही कवि हृदय डोलने और गाने लगता है। ठीक है, यदि आप माफ़ी मांग लें तो आपकी सज़ा कम की जा सकती है। यदि, तो, ये आए ना, ऐसा जैसा होता ना, जब, तब, यदि, तो, ऐसा, तैसा, जैसा, तैसा, इस प्रकार के। जब भी तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। ठीक है, यदि हम इस गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंचेंगे। ठीक है, वह फूल जो बगीचे में खिला है बहुत सुंदर है। बहुत ऊंचाई पर बर्फ के कारण चारों तरफ उड़ रहे, ठीक है, बर्फ के चारों तरफ उड़ रहे थे जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई। ठीक है, तो बहुत ऊंचाई पर बर्फ के कण क्या है, चारों तरफ से उड़ रहे थे। तो इस प्रकार के, जैसे कि हमने चाय खत्म की, हमने फिर चढ़ाई
शुरू कर दी। तो इस प्रकार के जो एक आपको बीच में दिख रहा है कि एक वाक्य, उपवाक्य, उसके साथ आश्रित उपवाक्य, इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं वो मिश्रित वाक्य में गिने जाते हैं। और 3 प्रकार के वाक्य मैंने यहाँ पढ़े, कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, इनकी पहचान भी मैंने आपको बताई है। बट ये क्या होगा कि जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, लगातार प्रैक्टिस आपको नहीं करोगे जब तक इसकी, तब तक ये आपके समझ में नहीं आएंगे। अगर एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने कहा कि हमने नोट्स बना लिए और नोट बना के रख दिए, तो कभी भी याद आपको नहीं होने वाले हैं। प्रैक्टिस अधिक से अधिक इसकी होगी, तभी आप इनको वहाँ पर ढूंढ पाओगे कौन सा वाक्य कौन सा वाला है। चलिए, अब हमने तो यहाँ पर पढ़ा कि मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ये भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। वाक्य में जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग मुख्य वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के संज्ञा, कर्म, कर्ता या पूरक के स्थान पर होता है। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला में हम पढ़ रहे हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य, यानी संज्ञा के जगह पर क्या होगा? आश्रित उपवाक्य का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये मुख्यतः की नामक योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, की नामक योजक चिन्ह द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। आश्रित उपवाक्य भी जो होते हैं की नामक योजक चिन्ह से जुड़े होंगे संज्ञा उपवाक्य, जैसे कि वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। ठीक है, यहाँ पर कि मैं कभी ना आऊँ, ये जो है आपका ठीक है, जो यहाँ पर जो आता है कि मैं कभी ना आऊँ एक वर्ड है, तो वो कि मैं कभी ना आऊँ आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर की शब्द से जुड़े होते हैं मैक्सिमम। जैसे कि वो कह रहा है कि वो चाहता है कि मैं कभी यहाँ कभी ना आऊँ, तो वो चाहता है कि, तो की वर्ड इसमें जरूर आएगा। ठीक है, अगला है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण बताता है, यानी कि आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा, शब्द अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तब जैसे कि ये कुछ योजक चिन्ह होते हैं जिनसे जुड़े होते हैं, जो, जिसे, जिससे, जिन्होंने, जिसने, जिनको, जिनके, जिन आदि योजक से जुड़े हुए रहते हैं, योजक चिन्हों से। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रिया प्रागण क्या हुआ कि यहाँ पर मेज पर जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली थी। तो ये क्या होते हैं कि ऐसे उपवाक्य होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? घड़ी की। घड़ी संज्ञा सर्वनाम है, तो इसकी विशेषता बताई रही है। ठीक है, तो वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली थी। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि एक और देखते हैं कि हम यहाँ पर विशेषण आश्रित जो होते हैं, विशेषण आश्रित में जो घड़ी मेज पर रखी है वह विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, तो जो घड़ी मेज पर रखी है मैंने यहाँ पढ़ाया था। ठीक है, वो क्या हो गया? जो घड़ी मेज पर रखी है ये हो गया आपकी विशेषण उपवाक्य। ठीक है, यह क्या? मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली। आगे है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताता है। ये क्रिया विशेषण जब कभी भी क्या होगा? उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताएगा। जो ही, जब, तब, जहाँ तहाँ, जो, वो, जैसे तैसे, यदि, तो, यद्यपि, यथापि, जितना उतना, ये इसके बीच में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो जिनसे जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार के आते हैं, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। तो यहाँ पर जब, तब, इस प्रकार के, जहाँ तहाँ, ये इस प्रकार के कुछ हमारे पास शब्द बीच में फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यह थी आज की वीडियो। इसमें हमने वाक्यों के भेद पढ़े, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य, जिनके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार उदाहरण भी पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई आपके साथ कुछ ऐसा नया टॉपिक जो होगा हमारा जो बचा हुआ है उसको लेकर चलेंगे। तो हिंदी को अभी हम पूरा कर लेते हैं, इसी प्रकार से आगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी भी हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।